का यार क्या हो? ये कोरी विजय कंचन और कमलेश सोनकर जी आए। भाई सम्मानित भूपेंद्र आर्य जी विजय कंचन जी आए और माननीय मुख्य अतिथि का बड़ी माला पहनाकर सम्मान करें। सम्मानित संतोष राज जी आए, कोरी समाज से विजय कंचन कहाँ है? कमलेश सोनकर जी आज जल्दी आए, ये सोनकर समाज की ओर से। कौन कहाँ है? कमलेश सोनकर जी आओ। और अब माल्यार्पण के बाद ये सोनकर समाज और कोरी समाज की ओर से माननीय मुख्य अतिथि का माला पहनाकर सम्मान करते हुए हमारे कोरी समाज और सोशल समाज के साथीगण भाई भूपेंद्र आर्य जी, संतोष जी, विजय कंचन, कमलेश सोनकर, गुरदयाल कुशवाहा जी, सभी साथी प्रताप बोध जी, समीम भाई। और अब मोमेंटो के लिए अरविंद इंजीनियर अरविंद ओझा जी, चांदी का मुकुट माननीय श्रीपाल जी, जगजीवन अहलवाल चेयरमैन साहब कालपी और छुन्नापाल कालपी ये साथी आए और माननीय मुख्य अतिथि को मुकुट पहनाकर इनका सम्मान करें। चांदी का सम्मानी हाँ भगत पंजू जी, रफी अहमद पंजू जी। इसके बाद इंजीनियर अरविंद ओझा जी, पूर्व बुंदेलखंड प्रभारी विश्वकर्मा भाईचारा, इनसे अनुरोध करें कि वो आए और माननीय मुख्य अतिथि को मोमेंटो भेंट करें। भाई बिंदा सिंह, पूर्व बुंदेलखंड प्रभारी विश्वकर्मा भाईचारा, फिरोज सिद्दीकी, विधानसभा महासचिव झांसी, राजकुमार अग्रवाल समाज झांसी, ये मोमेंटो भेंट करते हुए और मान्य गदा भेंट किया है इन्होंने माननीय मिश्रा जी को। अब रोहित रतन जी प्रत्याशी 224 मौलानीपुर मोमेंटो भेंट करेंगे। सम्माननीय रोहित रतन जी, सम्माननीय वीर सिंह गुर्जर जी, वरिष्ठ नेता गरोठा, ये आए जी। और ये अनीस राहीन जी, मंडल संयोजक भाईचारा, मनोज अहरवाल जी, मंडल संयोजक भाईचारा, और सम्माननीय दयाराम अहरवाल जी, जिलाध्यक्ष ललितपुर, सम्माननीय दशरथ सिंह राजपूत, नन्ना करारी प्रत्याशी 222 विधानसभा नवीना, सम्माननीय लक्ष्मी नारायण राजपूत, वरिष्ठ नेता, सम्माननीय जिलाध्यक्ष राजू रायकवार, राजू राजगढ़ जी, सम्माननीय आसाराम और गुड्डू भारती मेहरौनी, राजपाल गौतम मोमेंटो भेंट करेंगे। सम्माननीय कैलाश पाल जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी, सम्माननीय माननीय महेश रिसारिया जी, वरिष्ठ नेता 227 मेहरौनी, और ये चंद्रशेखर रायपाल जी, जिला महासचिव झांसी, सम्माननीय जिला पंचायत सदस्य राघवेंद्र पांडे जी आए और मोमेंटो भेंट करें। ये नन्ना जी, बहन रजनी गौतम जी, ये सदस्य जिला पंचायत बौरानीपुर झांसी जिले की, सम्माननीय जिलाध्यक्ष सम्माननीय शीतल कुशवाहा जी, माननीय सम्माननीय कैलाश साहू जी, पूर्व विधायक इंजीनियर शीतल कुशवाहा जी, माननीय मिश्रा जी को नकुल दुबे साहब का मोमेंटो भेंट करेंगी। सम्माननीय रोहित रतन जी आए और माननीय मुख्य अतिथि को मोमेंटो भेंट करें। सम्माननीय संतोष राज वर्मा, हाँ शीतल कुशवाहा जी, सम्माननीय नकुल दुबे को मोमेंटो भेंट करती हुई, और ये शीतल कुशवाहा जी, सत्येंद्र प्रताप और श्रीपाल जी, प्रत्याशी 221 विधानसभा उरई, माननीय मुख्य अतिथि जी को मोमेंटो भेंट करते हुए, सम्माननीय इमरान लाइन मुस्लिम भाईचारा, सम्माननीय रतनलाल अहरवाल जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश आए और माननीय मुख्य अतिथि को मोमेंटो भेंट करें। इमरान लाइन और सत्यप्रकाश अम्बेडकर मुस्लिम भाईचारा आए और माननीय मुख्य अतिथि को मोमेंटो भेंट करें। संजय गौतम उरई, पूर्व जिलाध्यक्ष जालौन, और मान सिंह चौधरी जी, ये सभी साथी आए और माननीय मुख्य अतिथि को मोमेंटो भेंट करें।
सम्मानित संजय गौतम जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा, माननीय मुख्य अतिथि को मोमेंटो भेंट करते हुए सम्मानित धीरेन्द्र चौधरी जी आए और माननीय मुख्य अतिथि जी को सम्मानीय धीरेन्द्र चौधरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जालौन, वर्तमान जिलाध्यक्ष जालौन, हाँ भैया नमस्कार तो हम फोन करते हैं और बढ़िया कोई बात नहीं। अरे हमें तो जी तो हेलो साथी, आप लोग बैठ जाएं। ये सौगात समारोह का सम्मान हो गया। सम्माननीय कंचन जी माननीय मुख्य अतिथि जी को साल का सम्मान करते हुए, और ये कमलेश सोनकर जी सम्माननीय वीर सिंह गुर्जर जी से अनुरोध करें कि वो आए हमारे मुख्य अतिथि को उनका करें। भाई सम्माननीय भूपेंद्र आर्य जी, अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं सम्माननीय नकुल दुबे जी, पूर्व मंत्री कैबिनेट उत्तर प्रदेश को, कि वो आए और आगे की कार्रवाई जो करते थे आज जोरदार तालियों से स्वागत करें सम्माननीय नकुल दुबे जी। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज बुंदेलखंड की इस धरती पर ये जनसैलाब इस बात का द्योतक है, इस बात को सिद्ध करता है कि पूरे के पूरे इस झांसी मंडल बुंदेलखंड में एक एक सीट बहुजन समाज पार्टी जीत करके आदरणीय बहन कुमारी मालती जी को हाथों मजबूत करने जा रही है। मंच पर विराजमान आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सम्मानित सांसद राज्यसभा परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी, मंच पर विराजमान हमारे बहुत सारे सम्मानित साथी हैं, श्री राजाराम अहिरवार जी हैं, मोहनलाल रैकवार जी हैं, हमारे भाई यहाँ पर उरई से पधारे हुए नारायण हरि अवस्थी जी हैं, संतोष वाजपेयी जी हैं, उनीश दीक्षित जी हैं, हमारे इलाके सोनकर जी हैं, बहुत सारे सलीम भाई हैं। मैं सबका स्वागत करते हुए, सबका नाम ले लेते हुए आप सबके लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूं कि आज इस मंच के माध्यम से भाई धर्मेंद्र चौधरी जी, भाई अमर चौधरी जी, रोहित अम्बेडकर जी, सचिन बुखारा जी, महेश चौधरी जी, हरिचंद अहिरवार जी, निक्की राजा जी, अनिल चौधरी जी, सचिन जी, विशेष गौतम जी, अम्बेडकर जी, ये सब लोग बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हुए बहुजन समाज पार्टी में इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी जी भैया ये पढ़ रहे, धन्यवाद। श्री आशीष पटेल जी जो कि मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हैं, और अनिल राजपूत जी जो कि युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को जानते हुए आज इस पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं चाहता हूं दोनों भाई कहां हैं? अब मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आप सबके माध्यम से 2-3 बातें जानना चाहता हूं, और जहां भी आप बैठे हैं, जहां भी आप खड़े हैं, मुझे आप उन बातों से मुझे अवगत जरूर कराने का कार्य करिएगा। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं
और एक एक व्यक्ति, एक एक भाई, एक एक बड़ा बुजुर्ग इस बात के जवाब देने के लिए वो ईश्वर को साक्षी मान करके जवाब देगा कि आज पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है कि नहीं परेशान है। सब लोग जवाब दीजिए, परेशान है कि नहीं परेशान है। हमारा गरीब मजदूर परेशान है कि नहीं परेशान है। हमारी माताएं बहनें परेशान है कि नहीं परेशान है। हमारा बेरोजगार नौजवान जिसको रोजगार की तलाश है वो परेशान है कि नहीं परेशान है। जोर से जवाब दीजिएगा, परेशान है कि नहीं है परेशान। अगर परेशान है तो परेशान करने वालों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। अगर सबक सिखाने के लिए सब लोग तैयार हो, जितने लोग यहाँ पर बैठे सब लोग तैयार हो, तो मेरे साथ एक बार आवाज लगा देना, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सच्चाई है मेरे साथियों। तमाम तरह के धोखे, तमाम तरह के फ्रॉड, तमाम तरह की 420 करके आज इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को एक तरफ फंसाने का प्रयास किया था, जिसमें वो नाकामयाब हो गए हैं। कांच की हांडी एक बार जल जाती है। आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को आपने एक बार कुर्सी देने की भारी भूल कर दी है। दोबारा मेरे साथियों ये भूल मत करना, नहीं तो तुम्हारा का पूरा प्रदेश और पूरा का पूरा देश बिक जाएगा। नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा जब आपकी रेलवे बिक गई है, आपकी LIC बिक गई है, आपके बैंक बिक गए हैं, आपकी नगर पालिका, नगर पंचायत, जल निगम, ये बिजली बोर्ड सब बिक गए हैं, तो बताओ हमारा रोजगार, नौजवान रोजगार कहां पाएगा? कौन देगा रोजगार उसको? हम जब इस तरह की बातें करते हैं तो वो हमको अपना झंडा दिखाते हैं, गेरुआ झंडा देख लो। अरे भाई, गेरुआ झंडा देखे पेट भरेगा क्या? पेट भरने के लिए तो हम सबको रोटी चाहिए। हमारे नौजवानों के चेहरे पर चमक लाने के लिए उनको रोजगार, स्थायी रोजगार चाहिए। और अगर स्थायी रोजगार दिलवाना चाहते हो तो ये तय कर लो कि 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती को कुर्सी पर बैठाना है 5वीं बार, ताकि हमारे नौजवानों के चेहरे पर रोजगार आ जाए। मैं आपके बीच में और मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बहुत देर तक बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। सर्दी पड़ रही है, समय काफी हो गया है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुकार रहा हूँ, वो माइक पर आ रहे हैं, लेकिन सब लोग, जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं, उनकी एक एक बात को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। उसको सुन करके अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में और अपनी आत्मा में लेकर के यहाँ से जाने का काम करिएगा। और आज से ही एक दिन बचा है इस साल का, 2021 का चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन ये जो आगाज होनी चाहिए पूरे के पूरे बुंदेलखंड में, ये संदेशा देने का काम करिएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बनकर के आ रहे हैं। उनकी बातों को सुन करके उनको साथ ले जाइएगा और ले जाके पूरे क्षेत्र में फैला दीजिएगा। अपने पास अकेले मत रखिएगा। ये बात घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव पहुंच जाए कि अगर सच्चाई में जीना है, धोखेबाजी में नहीं जीना है, सबको साथ लेकर के जीना है और गरीबों का उत्थान चाहते हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती को लाना है। मैं आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रोफेसर परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को कृपया वो माइक पर आए, हम सबको आशीर्वचन देते हुए ये संकल्प दिलाए कि जब तक हम लोग बहना जी को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, हम लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय, सबसे पहले संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हिलाओ ना यार। मंच पर आसीन श्री मोहनलाल रेखवार जी, बुंदेलखंड प्रभारी सामाजिक भाईचारा श्री ओम प्रकाश अहिरवार जी, श्री लालाराम अहिरवार जी, श्री मनीष राइन जी, श्री मनोज अहिरवार जी, श्री अवनीश दीक्षित जी, श्री रमेश बाबू दोहरे जी, श्री राजू आजाद जी,
जिला अध्यक्ष झांसी श्री रोहित रतन जी, जो कि जिनको की बहन मायावती जी ने आशीर्वाद देकर के आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मौरानीपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में भेजने का काम किया है। श्री दशरथ सिंह राजपूत जी, जिनको की बबीना से विधानसभा से बहन मायावती जी ने आपके बीच में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा है। श्रीमती शीतल कुशवाहा जी, जो कि माधोगढ़ से विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में बहन मायावती जी का आशीर्वाद लेकर के आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके बीच में आई। श्री श्यामपाल उर्फ छुन्ना पाल जी, जो कि कालपी की विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं। श्री कैलाश साहू जी, पूर्व विधायक श्री सत्येंद्र उर्फ श्रीपाल जी, जो कि उरई विधानसभा से हम लोगों के प्रत्याशी हैं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री वीर सिंह गुर्जर जी, वरिष्ठ नेता श्री महेश कुमार बबलू भैया, वरिष्ठ नेता श्री धीरेन्द्र चौधरी जी, जिला अध्यक्ष जालौन, श्री दयाराम अहिरवार जी, जिला अध्यक्ष ललितपुर, श्री कैलाश पाल जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री कैलाश नारायण कुशवाहा जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री रोशन कुशवाहा जी, सेक्टर प्रभारी झांसी, श्री चंदन वाल्मीकि जी, जिला सचिव, श्री शीतलदीन श्रीवास, जिला सचिव, चंद्रशेखर रायकवार, जिला महासचिव, रफीकुद्दीन पन्नू जी, सेक्टर प्रभारी, तथा अन्य सभी लोग, और महेंद्र आजाद मौर्य जी, जो कि आपके बीच में वो भी उपस्थित हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ में सभी लोग जो यहाँ मंच पे जिनके नाम हमने नहीं लिए, बहुत बड़ी संख्या में, और आपके जो सामने बैठे हुए आप सभी हमारे कार्यकर्ता भी हैं, कर्मठ साथी भी हैं, और हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इतनी देर से इस मौसम में अगर आप जब यहाँ बैठे हुए इकट्ठा हैं, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाला कल जो 2022 एक दिन के बाद आने वाला है, वो बहुजन समाज पार्टी का होगा। बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखने का काम हम लोग अवश्य करेंगे। और आपको हम ये बताना चाहेंगे अपनी बात शुरू करने के पहले, कि जिस तरीके से आप लोगों का यहाँ जन सैलाब है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो पूरे महीने के शुरू से चल रहे हैं, और 20 कार्यक्रम हम लोग, कल हमारा आखिरी कार्यक्रम जो मंडल का है बांदा में है, बांदा मंडल का है, चित्रकूट मंडल का है, और उसके पहले हम लोग सभी 18 मंडल, ये 17वां मंडल आज है। लेकिन जो हम लोगों ने 20 सभाएं अभी करी हैं, और 23 जुलाई से जो हम लोग अनवरत पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में घूम करके आए हैं, इसी तरह का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, और वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और ये लोगों की नींद उड़ाता जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ या तो छलावा किया है और या तो धोखा देने का काम किया। बहुत धोखा खा लिया आप लोगों ने, बहुत छलावा देख लिया आप लोगों ने, बहुत झूठे वादे आपने सुन लिए। अब वक्त आ गया है इनको सबक सिखाने का। अभी तक तो ये आपको धमकाते थे, डराते थे, आए दिन धमकाने का काम करते हैं, मंच से खड़े होकर के कहते हैं, और तो और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के कहते हैं कि भयभीत हो हमसे डरो, क्योंकि हमारे पास बुलडोजर है और हम बुलडोजर लेकर के आ जाएंगे। और इस तरह से लोगों को डराने का, धमकाने का काम वो आए दिन करते रहते हैं। लेकिन उनको ये मालूम शायद नहीं कि बुलडोजर जो वो दिखाने, डराने, धमकाने का काम करते थे, वो वक्त लग गया। अब तो बुलडोजर की चाबी, बुलडोजर का स्टीयरिंग, और वो एक बटन के रूप में अब की बार आम जनता के हाथ में आ गया है, और वो लोग हाथी का बटन दबा करके उस बुलडोजर को घुमा करके और इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसके ऊपर चलाने का काम करेंगे, और उनको यहाँ से विदा करने का काम करेंगे। भाइयों, कितना झूठ बोल सकता है कोई, कितना झूठे वादे कर सकता है। अगर इसका कोई कंपटीशन हो जाए, पूरा विश्व स्तरीय कंपटीशन भी, अगर आप प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व स्तरीय कंपटीशन करा लीजिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें नंबर 1 आएगी और हर जगह नंबर 1 पाएगी। क्योंकि वो आपको इतने झूठी बातें करके
झूठे लुभाने सपने दिखाने का काम करते आए हैं, आगे भी करने का काम करेंगे, वोटों के लिए करते हैं। और उसके बाद आप जब वादा तो कर देते हैं, फिर वादा खिलाफी तो डंके की चोट में करते हैं। क्या क्या वादे नहीं किए थे इन्होंने। 15,000 सबके खाते में चले जाएंगे। एक भी व्यक्ति के हाथ में गया हो 15,000 तो हाथ उठा करके बता दे कि 15,000 रुपए उसके खाते में जमा हुए। किसी के खाते में नहीं गए। बाद में कहते क्या है, अरे ये तो एक जुमला था, और उसके बाद बात खत्म कर दी। नौजवान लोगों से, बेरोजगार लोगों से कहा कि तुम हमारे साथ में आ जाओ, हमको वोट देने का काम करो और हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, हम तुमको 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, तुम हमारे साथ में आ जाओ, वोट देने का काम करो। भोले भाले नौजवान साथी, बेरोजगार साथी, उन्होंने सोचा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो कि एक चोंगा पहने हैं महात्मा का, और तिलक तो नहीं लगाते हैं। खैर, तिलक न लगाने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ एक बिंदी लगाएंगे, तिलक नहीं लगाते हैं, न चुड़ैया धारण करते हैं, न जनेऊ पहनते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में ये सब चीजें होती हैं और उनके यहाँ ये सब नहीं होता है। लेकिन वादे तो करे थे कि आप आइए, लोगों ने सोचा, भरोसा कर लिया। और उसके बाद क्या दिया इन्होंने, क्या देने का काम किया? 2 करोड़ नौकरियां सालाना लेने का काम किया। दी तो नहीं, लेकिन ले जरूर ली। उन्होंने जितने भी संस्थाएं थी, जैसा कि अभी नकुल दुबे जी बता रहे थे, पूरे देश की आपकी संपत्ति, आपके पैसे से, आपके टैक्स से जो बनी थी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो बैंकें हो, चाहे ऑयल इंडिया कंपनी हो, जितनी भी तेल की कंपनियां हो, सब की सब, रेलवे हो, हर चीज को उन्होंने, एयरपोर्ट हो और कुछ भी हो, वो जो भी सरकारी संपत्ति है उसको उन्होंने चुनिंदा अपने कुछ धन्ना सेठों के हाथों में बेचने का काम कर दिया। और जब उनके हाथों में बेच दिया तो वहां से नौकरियां खत्म, सरकारी नौकरी खत्म। यहीं पर तो नौकरियां मिलती थी लाखों की संख्या में लोगों को, और करोड़ों लोग उसमें नौकरी में थे, सब बाहर कर दिए गए। और बाहर करके अब तो बैंकों को भी लूट करके, पहले लूटने का काम किया, लाखों करोड़ रुपया लुटवा करके इन्हीं उद्योगपतियों से पहले बैंकों को कंगाल किया, और कंगाल करने के बाद उन्हीं के हाथों में 2 कौड़ी में बेचने की योजना बना करके उनको बेचने का काम किया। आज नौकरियों के लिए कहां जाए व्यक्ति? रिजर्वेशन, आरक्षण तो ऐसे ही खत्म कर दिया उन्होंने। शुरू से इनकी नियत थी, शुरू से इनके मन में खोट था कि हम इस आरक्षण को खत्म करें। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में एक आरक्षण की व्यवस्था करी थी, उसको कैसे खत्म किया जाए, जिसको मानवर काशीराम जी ने और फिर बहन मायावती जी ने उनके बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने का काम किया। इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत में नौकरियां खत्म कर दी, आरक्षण तो अपने आप ही खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में जितनी भी नौकरियां निकलती हैं, लाखों लाख की नौकरियां जो होती थी, कहां पर होती थी? स्कूलों में होती थी, टीचरों की होती थी, जल निगम में होती थी, बिजली कंपनियों में होती, बिजली घरों में होती थी, पीडब्ल्यूडी में होती थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में होती थी, ब्रिज कॉर्पोरेशन में होती थी, नगर निगम में होती थी, नगर पालिकाओं में होती थी। यहीं पर तो नौकरियां मिलती थी लोगों को, और यहीं पर लाखों उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी करते थे और अपना जीवन चला रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन सब जगह भी नौकरी खत्म करके और ठेकेदारों के हाथों में बेचने का काम, ठेकेदारों को नौकरी दे दी। कहा कि तुम ठेके में नौकरी रखो लोगों को। ठेके में जब नौकरी होती है, 5,000 7,000 आज दिया, कल भगा दिया, दूसरे को रख लिया, आरक्षण तो भूल ही जाइए, वो तो खैर सवाल ही नहीं उठता। इस तरह से इन्होंने एक उपक्रम को जहां जहां पर नौकरियां हो सकती थी उसको खत्म करने का काम किया। सरकारी नौकरियां जो सचिवालय और दफ्तरों में होती थी उस पर रोक लगा दी, कहा कि अब कोई नौकरी नहीं होगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत, याद करिए, बहन मायावती जी ने आते ही जिस साल जैसे ही उन्होंने शपथ ली थी, 6 महीने के अंदर उन्होंने पूरी पारदर्शिता रखते हुए 1,08,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों को हर जिले में उन्होंने नौकरी देने का काम किया। उसके बाद 2 लाख सिपाही भर्ती उन्होंने करने का काम किया था, 2 लाख अध्यापकों को नौकरी दी थी। उन्होंने हर विभाग में जहां जहां रोक लगी थी, नौकरी हटा करके, जो रोक हटा करके, और 23.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देने का काम किया।
इन्होंने तो बेरोजगारी फैला करके लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। लोग दूसरे प्रदेशों में चले गए, प्रवासी मजदूर कहलाने लगे, और उनकी क्या दुर्दशा वहां पर होती है सभी को मालूम। किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है, वहां पर सौतेला व्यवहार होता है, वो भी सबने देखा। लेकिन बहन मायावती जी ने अब की बार, आप लोगों ने भी सुना होगा, 7 सितंबर को जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, और 9 अक्टूबर को जब 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे लखनऊ में मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर, तो उन्होंने जब अपनी बात रखी थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था अब की बार हमारी जब सरकार बनेगी तो अब की बार हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम यहाँ से बेरोजगारी दूर करके और अपने प्रदेश के लोगों को प्रदेश से बाहर जाने से रोके और प्रदेश में नौकरी दें। क्योंकि उन्होंने भी वो मंजर देखा जो हम लोगों ने देखा, किस तरह से 250-250 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर पैदल चल करके लोग आते रहे, और हमारी सरकार आराम से बैठी देखती रही, तस्वीरें देखती रही। टेलीविजन में दिखाया जा रहा है एक बच्चे को सूटकेस में बैठा लिटा करके एक महिला लिए चली आ रही पैदल, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं कोरोना के दौरान में। और किस तरह से लोगों के साथ में, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे कहीं पर हो, उनके साथ में व्यवहार हुआ प्रवासी मजदूरों के साथ, सबने देखा, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। कितने लोग मर गए कोरोना में, लाखों लाख लोग मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। इतने किस तरह से मरे? ऑक्सीजन की कमी से मर गए, डॉक्टरों की कमी से मर गए, इंजेक्शन नहीं मिला उनको, उसकी कमी से मर गए, उनके पास सिलेंडर नहीं पहुंच पाया, उसकी वजह से मर गए, दवाइयां नहीं मिली, उसकी वजह से मर गए, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं। ये क्या कहते रहे? प्रदेश के मुखिया अपनी पीठ थपथपा के कहते रहे, और आज भी डंके की चोट में कहते हैं कि कोई भी मृत्यु उत्तर प्रदेश में कोरोना में किसी ऑक्सीजन की कमी से, दवाई की कमी से नहीं हुई। इतनी मौतें हुई कि जलाने की जगह नहीं मिली लोगों को, लकड़ियां खत्म हो गई, दफनाने की जगह नहीं मिली, गंगा नदी में बहा दिया गया, और गंगा किनारे किस तरह से लोगों को दबा के दफनाया गया, उसके बाद किस तरह से जानवरों ने आके उनको नोचने खसोटने का काम किया, वो भी घृणित हम लोगों ने तस्वीरें टेलीविजन में देखी, अखबारों में भी देखी, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं। कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोजाना आप अखबार में देखेंगे, टेलीविजन खोलेंगे, उसमें देखेंगे, हर जगह हर पन्ने में उनकी तस्वीर, और क्या लिखा रहता है कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है। अपनी पीठ खुद थपथपाते रहते हैं, और उस पर कितना रुपया खर्च करते हैं? 300 करोड़ रुपया महीने का, 3600 करोड़ रुपया एक साल में। सोचिए 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपने ऊपर खुद से अपनी तस्वीर अखबारों में और साइन बोर्ड में छापने के लिए लगा दिया। अगर यही रुपया इन्होंने गरीबों के ऊपर लगा दिया होता, दवाइयों में लगा दिया होता, अस्पतालों में लगा दिया होता, ऑक्सीजन में लगा दिया होता, खाने जो सड़ा खाना बच्चों को स्कूल में मिला, जिसकी वजह से कितनी हमारी छोटी छोटी बच्चियां और वो स्कूल में बीमार हो गई, बहुत गंभीर रूप से बीमार हुई, उनको खाना मिल गया होता अगर ये रुपया इन्होंने इन चीजों में लगाया होता। लेकिन अपने ऊपर लगा रहे, और रोजाना क्या दिखाते हैं? कहते हैं कि हमने आज ये पत्थर लगा दिया, आज वो पत्थर लगा दिया। हर दिन आप अखबार में पढ़ेंगे, टेलीविजन में देखेंगे, 2 जगह कहीं 3 जगह जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और जा करके वहां पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ रुपए हम बुंदेलखंड को दे रहे हैं, इतने 1000 करोड़ रुपए हम पूर्वांचल को दे रहे हैं, इतने 1000 करोड़ रुपए हम फला को दे रहे हैं। लेकिन कहां दे रहे हैं? पत्थर के माध्यम से दे रहे हैं, पत्थर लगा करके सिर्फ दे रहे हैं कि ये योजनाएं इतने 1000 करोड़ की हम आपको अगले 5 साल में देंगे अगर आप हमको दोबारा ले आएंगे। अरे भाइयों बहनों, उनसे ये तो पूछिए पिछले इस 5 साल में आपने क्या किया? अगर आपको यही सब करना था, ये पत्थर लगाने थे, तो जब सरकार आपकी बनी थी 5 साल पहले, तब क्यों नहीं पत्थर लगा लिए? और पत्थर लगा करके तब सबके बीच में आते, आज जवाबदेही करते कि हमने देखिए 5 साल में आपसे वादा किया था तो हमने ये करके दिखाया। कुछ भी नहीं करके दिया उत्तर प्रदेश में, सबके साथ धोखा दिया, सबको झूठे वादे किए, महिलाओं के साथ झूठा वादा किया, महिलाओं से कहा हमको वोट दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। हमारी महिलाएं, भोली भाली महिलाएं, उन्होंने सोचा कि समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी उस समय,
और समाजवादी पार्टी की सरकार में हर व्यक्ति जानता है कि किस तरह से सरकार चलती है। गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डकैती, फिरौती, दहशतगर्दी, लूटमार और दंगे फसाद, ये तो जिस दिन से वो शपथ लेते हैं उसी दिन से शुरुआत हो जाती है। और वरना ऐसा नहीं होता तो 134 दंगे उत्तर प्रदेश में ना होते जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। महिलाओं ने सोचा कि इतनी मुश्किल से इस 5 साल से गुजरे हैं, बलात्कार, दुराचार कितनी रोज देखने को मिल रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो इस सुरक्षा की बात कर रहे हैं और ये तो धर्म वाले हैं, ये तो धर्म का मुखौटा हुए हैं, तो ये तो शायद सच कह रहे होंगे, इनको वोट दे देते हैं। लेकिन क्या किया? कौन सी सुरक्षा दी उन्होंने? कैसी सुरक्षा दी? आज हम नहीं कह रहे, ये तो इनकी सरकारी रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उठा के देख लीजिए। हर 2 घंटे में उसमें लिखा है, हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ दुराचार होता है और उसके साथ बलात्कार होता है। ये हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश। ऐसा प्रदेश हम लोगों ने सोचा था, ऐसा प्रदेश महिलाओं ने सोचा था। उनसे कहा गया तुमको गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हमको वोट दे दो। उसके बाद क्या हुआ? उसी गैस के दाम बढ़ा करके 1300, 200 से लेकर के 1200, 1300 और कहां से कहां पहुंचाने का काम किया। हर चीज की महंगाई बढ़ा दी, इतनी महंगाई बढ़ा दी कि हर महिला की रसोई जो है वो चरमरा गई और टूट गई। क्योंकि आज चाहे अनाज हो, चाहे सब्जी हो, चाहे जो चीज हो, वो सब महंगी हो गई। पेट्रोल 100 रुपए के बाहर पहुंचा दिया, 110 पहुंचा दिया, डीजल को 100 के पार कर दिया। और ऐसी स्थिति में हर चीज अपने आप महंगी हो जाती है और यही इन्होंने करने का काम किया। इन्होंने किसानों से कहा, किसानों को भी धोखा देने का काम किया। किसानों से कहा कि हम तुम्हें जो है हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, 2 गुना हमको वोट दे दो। उन्होंने वोट दे दिया। क्या किया इन्होंने? किस तरह से 2 गुना आमदनी करी? उनको 25 रुपए उनके गन्ना के मूल्य में अभी पिछले महीने इन्होंने बढ़ाने का काम किया। और वो भी उनको अभी मिलेगा नहीं, कब मिलेगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन 25 रुपए, 5 रुपए के हिसाब से सालाना इस तरह से गन्ना का दाम बढ़ाने का काम किया। और कहते थे कि हम 2 गुना कर देंगे। पार्लियामेंट में भी बोले, चुनाव के पहले आके हर जगह जा जाके किसानों से कहा, ठीक उसी प्रकार जैसे महिलाओं से कहा। लेकिन जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। महिलाओं के साथ सुरक्षा की बात कर रहे थे, क्या हुआ हाथरस में? हाथरस में किसी से छुपा हुआ? हाथरस में किस तरह से हमारी बेटी, हम लोगों की दलित समाज की बेटी, उसके साथ में किस तरह से पहले बलात्कार होता है। बलात्कार होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसका शरीर भी उनके घर वालों को नहीं देने देते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद बैठ करके टेलीविजन के सामने और अपना फोटो भी खिंचवा रहे थे, दिखा रहे थे कि हम देख रहे हैं। और जिला मजिस्ट्रेट को आदेश था कि हम देख रहे हैं तुमको, तुम क्या कर रहे हो। और किसी भी हालत में इस लड़की का शरीर उनके परिवार वालों को नहीं मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि इसमें जो लोग आरोपी हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे चहेते हैं, उनको हमें बचाना है। और इसलिए उसका शरीर उनके घर वालों को नहीं देने दिया। और उसके बाद क्या हुआ वो भी सबने देखा, कितना घृणित कार्य हुआ। मैं उसकी माँ, उसके घर वाले रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे। उनको सिज्जे में घर के अंदर बंद कर दिया, ताला लगा करके, शरीर भी नहीं देखने दिया, उनका चेहरा भी नहीं देखने दिया लड़की का। और ले जा करके 2:30 बजे रात में एक कांस्टेबल के 2-3 कांस्टेबल के माध्यम से मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम। ये तो महिलाओं की इनके यहाँ सुरक्षा है, महिलाओं के बारे में सोच है। और इसी प्रकार से खाली ये दलितों को अपना विरोधी तो मानते ही हैं, दलितों से तो घृणा करते ही हैं, लेकिन ये ब्राह्मण समाज से भी घृणा करते हैं। ब्राह्मण समाज को भी अपना उतना ही विरोधी मानते हैं। और ब्राह्मण समाज को इतना विरोधी मानते हैं कि उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज का नाम सुनते ही उनका चेहरा लाल हो जाता है। और 500 ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो गई पूरे प्रदेश में। 500 ब्राह्मण समाज, 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों का इनकाउंटर हो गया। ऐसी नाराजगी ब्राह्मण समाज से, इतना नाराज कि हम चेहरा नहीं देखते, मत देखो। लेकिन ये सब तो मत करो। किस तरह से बुंदेलखंड में, आप ही क्या महोबा में, ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को जो व्यापारी था, किस तरह से गाड़ी के अंदर उसके एक IPS अधिकारी गोली से मार के उसकी हत्या कर देता।
और उसके बाद वो IPS अधिकारी आज 1.5 साल हो गया, लेकिन आज तक उसको नहीं ढूंढ पाए। अभी कोई और होता तो 24 घंटे भी नहीं निकलते, गाड़ी पलटती, गाड़ी से बाहर निकलता, गोलियों से भून दिया जाता, एनकाउंटर हो जाता। लेकिन वहां पर आज 1.5 साल हो गया है न। लखनऊ में जिस तरह से पुलिस वाले ने एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति जो एप्पल कंपनी में काम करता था उसको रोका, उसका नाम पूछा और जैसे ही उसने बताया तिवारी, उसके सीने में गोली मार दी और उसको उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। किस तरीके से व्यापारियों के ऊपर भी हमला, गोरखपुर में होटल में व्यापारी सो रहा है, दरवाजा तोड़ करके और उसके मार के उसकी मृत्यु कर दी जाती है। आज ब्राह्मण समाज के लोग पूरे प्रदेश में इनसे दुखी होकर के, आतंकित होकर के और बहुजन समाज पार्टी के साथ, जिसने कि उनका मान सम्मान और स्वाभिमान बनाने का काम किया था, बढ़ाने का काम किया था 2007 में, आज फिर से पूरी ताकत लगा करके और भाईचारा बना करके, दलित समाज के साथ भाईचारा बना करके, और उन्होंने भी तय कर लिया है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो। और आप जानते हैं कि 14% है ब्राह्मण समाज के लोग। कितना दबाएंगे उनको? 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कितना दबा सकते हैं आप? कितना उनके ऊपर आप हमलावर होंगे? लेकिन 3 करोड़ लोग बहुत होते हैं। 5 करोड़ के करीब हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं और ये दोनों ही मिलकर के 40% हो जाते हैं। और इनके साथ में तो पहले से ही अल्पसंख्यक समाज के लोग और पिछड़ा वर्ग समाज के लोग उनके साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। और ये सब मिलाकर के जिस तरह से 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, अब की बार भी निश्चित रूप से बना करके इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। इसका लोगों ने अपना वचन देने का भी काम किया है और स्वयं संकल्प उठाने का काम किया है, जिसको कि वो अवश्य पूरा करेंगे। देखिए किस तरह से रेणु शर्मा नाम की एक महिला, सिर्फ उसका एक ही दोष था, एक दोष था कि ब्राह्मण समाज की। वहीं हाथरस में जहां पर पहले एक बार एक दलित लड़की साथ में हुआ, अब की बार रेणु शर्मा एक ब्राह्मण समाज की महिला। क्या दोष था उसका? सिवाय इसके कि वो ब्राह्मण समाज की थी और वो जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, राजनीतिक महिला थी। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे नाराज हो गए, उसका वर्चस्व नहीं खत्म कर पा रहे थे, झूठे मुकदमे लगा करके और उसके ऊपर उन्होंने उसको जेल भिजवाने का काम किया। उसके बाद वो जेल में रही, उसकी बेल हो गई। बेल हो जाने के बाद पूरी कोशिश कर ली कि बेल ना होने पाए, जैसे कि खुशी दुबे के मामले में पूरी दिन रात पैरवी मुख्यमंत्री सचिवालय से होती है कि खुशी दुबे की बेल ना हो। उसी प्रकार से जो रेणु शर्मा नाम की लड़की थी उसके साथ भी पैरवी हुई। लेकिन जब बेल हो गई तो बहुत बड़ा झटका लगा। जब तो बेल हो गई, बाहर आएगी, खुलासा करेगी क्या क्या उसके साथ में किस तरह से इन्होंने व्यवहार किया, वो भी बताने का काम करेगी। तो इसलिए, और ब्राह्मण समाज की थी, तो उसके बाद 15 दिनों तक उसकी बेल होने के बाद भी उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया। और कब आने दिया उसको जेल से बाहर? तब आने दिया जब उसकी मृत्यु हो गई और उसका मृत्यु शरीर ही जेल से बाहर आया, उसको आने नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार से इंतजार हो रहा है खुशी दुबे का। अरे खुशी दुबे का क्या दोष था? उसका आपने उसके पति का एनकाउंटर कर दिया, खानदान जो उसके ससुराल पक्ष के थे सबको मार दिया आपने। वो तो एक दिन पहले शादी होकर के आई थी, एक दिन पहले, और दूसरे जिले से आई थी। उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसके बाद भी उसकी मेहंदी सूख भी नहीं पाई थी। लेकिन आपने उसको भी उठा ले गए और उसको जेल में जाकर के बंद कर दिया। 16.5 साल की लड़की जेल में बंद, 1 महीना 2 महीना नहीं, 1.5 वर्ष हो गया। और सीधे पैरवी कहां से होती है? मुख्यमंत्री कार्यालय से पैरवी होती है। वहां से स्वयं पैरवी की जाती है कि चाहे झूठे कागज बनाने पड़े, झूठे हलफनामे लगाने पड़े, पर खुशी दुबे को बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मण समाज की लड़की। और इसी प्रकार से उसी घर में एक महिला जो घर में काम कर रही थी, 2 महिलाएं थी, उनको भी उठा ले गए, उनके पतियों को मार दिया, काम करने वाली महिला। और उसके बाद उसके साथ साथ में उसके 6 साल की लड़की और 3 साल के लड़के को उसको भी उठा करके ले गए और उसको भी जेल में रखा होगा। ऐसी सरकार। तो इसके बारे में अगर आप अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? ये वो सरकार है जिसने किसानों को कहा तो था 2 गुना आमदनी करेंगे, 25 रुपए बढ़ाए,
लेकिन बहन मायावती जी ने तो कोई वादा नहीं किया था उनसे कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। लेकिन चूंकि किसान जैसे कि हर गरीब, हर किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, बहन मायावती जी के दिल में बसते हैं और बहन मायावती जी 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचने का काम करती हैं, कैसे उनका उत्थान हो, कैसे उनको बढ़ाया जाए, कैसे उनको सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने की योजना बनाई जाए, इसी में लगी रहती हैं और उसके साथ में किसानों के लिए भी इसीलिए सोचती हैं। उन्होंने अपने सरकार में 2007 से 12 के बीच में जबकि वादा नहीं किया था कि 2 गुना करेंगे, लेकिन उन्होंने 125 से जो 125 रुपए क्विंटल का दाम मिलता था उसको बढ़ा करके 250 रुपए क्विंटल करने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम किया। ये वो सरकार है जो कि समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर के योजना बनाता है। ये दोनों मिले रहते हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और ए और बी टीम दोनों आपस में एक दूसरे के हैं। मिलके योजना बनाते हैं, कैसे दंगे हो, कैसे फसाद हो, कैसे उन्माद हो, कैसे आपस में भाईचारा खत्म हो और कैसे 134 दंगे ऐसे ही थोड़ी ना करा दिए थे समाजवादी पार्टी के लोगों ने, इनसे मिलकर के ही तो कराए थे। और आपने भी देखा 2003 में सरकार कैसे बनी थी, श्री मुलायम सिंह यादव जी की, समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने बनवाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार बहुजन समाज पार्टी के सहते सवेले तोड़ करके उनके तत्कालीन जो अध्यक्ष थे विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक गैर कानूनी आदेश से, असंवैधानिक आदेश से और उनका विलय कराने करके और सरकार बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, इस तरीके से समर्थन दिया कि विलय करवा दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया और उसके बाद वो सरकार बनी थी। वो बात दूसरी है कि उस निर्णय को हम लोगों ने, उस असंवैधानिक निर्णय को हमने उच्च न्यायालय में पहले चैलेंज किया, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला गया। जब उच्च न्यायालय से जीत गए तो ये लोग सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद गए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो वकील थे, बड़े से बड़े वकील, पूरे देश के चुनिंदा वकील, 37 वकील इन लोगों ने खड़ा किया उस असंवैधानिक आदेश को बचाने के लिए। और ये बचाने के लिए कि ये आरोप हमारे ऊपर जो लग गया है, तो धब्बा लग गया है कि हमने सरकार बनवाई समाजवादी पार्टी की, उससे हम कहीं बरी हो जाए। लेकिन वहां और खुलासा हो गया जब आपने अपने ही वकील खड़े कर दिए और उस आदेश को बचाने के लिए, तो इनका ये खुलासा और भी हो गया कि ये मिले हुए हैं। वो बात दूसरी है कि उन 37 वकीलों का मुकाबला करने के लिए बहन मायावती जी ने हमको मैदान में अकेले उतारा था और उनका मुकाबला हमने किया था। और अंततः 5 पूर्ण पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ 5 जजेस की होती है, संवैधानिक पीठ कहलाती है, वो बैठी थी और उसने निर्णय बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दिया और कहा कि ये असंवैधानिक निर्णय है। तो ये लोग तो आपस में शुरू से मिले रहे और अब तो और भी बड़ा खुलासा कर दिया। 4 दिन पहले अपनी तस्वीर, खुद ही इनकी तस्वीर बाहर आ गई। मीडिया के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उसका खुलासा करके टेलीविजन में, अखबार में, सोशल मीडिया में हर जगह उस तस्वीर को दिखाने का काम किया कि देखो कितना मिले हुए एक दूसरे से। श्री मुलायम सिंह यादव जी और आरएसएस के मुखिया, वो दोनों आरएसएस के मुखिया और श्री मुलायम सिंह यादव जी दोनों मिल करके सोफे में बैठ करके आगे की उत्तर प्रदेश की रणनीति बना रहे थे, तय कर रहे थे कि अब कैसे उन उत्तर प्रदेश के चुनाव में आगे की रणनीति बनानी है, इसके लिए कर रहे थे। इसके पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से कल्याण सिंह जी, उनको इन्होंने अपनी पार्टी में लाने का काम किया था, किस तरह से साक्षी महाराज जी, उनको अपनी पार्टी में मिला करके और उनको चुनाव लड़ा करके एमपी बनाने के लिए मैदान में उतारने का काम किया था। तो ये लोग कहते किसी और के लिए, असलियत क्या है? हमारी तब उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उंगली, 5 उंगलियां उनकी तरफ चली जाती हैं जब ये सब चीजें सामने आती हैं। ये हमने नहीं, अब ये तस्वीर तो हमको हमारे एक अल्पसंख्यक समाज के हमारे एक साथी ने भेजने का काम किया, कहा था देख लीजिए ये हम लोगों को जो बरगलाते रहते हैं, कहते रहते हैं, इनका असली चेहरा जो आप बताते हैं वो सामने आ गया है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ विनाश के नाम पे, सिर्फ डराना धमकाना, इससे प्रदेश नहीं चलता। और सिर्फ धर्म के नाम पर चोंगा पहन करके प्रदेश नहीं चलता है। धर्म के नाम पे आपने क्या किया?
सिर्फ अधर्म करने का काम किया पूरे प्रदेश में घूम घूम के। आपने राम के नाम पे वोट मांगने का काम किया, उनको भी आज तक आपने 2 साल हो गए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आए हुए अभी नींव तक नहीं डाली है। मंदिर क्या बनाएंगे? ये तो राम को अपना एक वोट की वस्तु मानते हैं और इसीलिए लेके घूमते रहते हैं। हम लोग दिल में, हमारे दिल में बसते हैं, हम लोग अपने मंदिरों में उनको रखते हैं, हम लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हम लोग आस्था से उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन ये लोग ले करके घूमते हैं कि भाई राम के नाम पे वोट दे दो, और नोट भी दे दो, वोट तो दो, नोट भी मांगते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए, घर घर जा करके दे दो भाई, हमारी झोली में डाल दो, हमको मंदिर बनाना है। कहां गया वो मंदिर? कहां है वो मंदिर? हम तो अयोध्या गए थे 23 जुलाई को, वहां पर तो अभी पहली नींव की खुदाई भी नहीं शुरू हुई थी, तो मंदिर क्या बनेगा? ये मंदिर नहीं बनाते हैं, ये राम को वोट की चीज बना के रखना चाहते हैं। और इनके साथ में एक खासियत ये भी है कि ये राम का नाम तो लेते हैं वोट के लिए, ये सीता का नाम कभी नहीं लेते, क्योंकि महिलाओं के बारे में इनकी अलग सोच है। और इसीलिए कभी भी इनके, आप किसी भी इनके नेता को, चाहे संत महात्मा जो इनके जो भी चोंगा पहन के या किसी भी तरह के आपके बीच में आ जाए, कभी भी सीता का नाम नहीं लेंगे, ये सिर्फ राम का नाम लेंगे। हम लोग सीताराम करके अभिवादन करते हैं, ये खाली राम का नाम लेते हैं। जबकि सबको मालूम है, सनातन धर्मियों को भी मालूम है कि बिन सीता राम नहीं, जैसे बिन राधिका श्री कृष्ण नहीं, उसी तरह। लेकिन इनको महिलाओं से उलझन, सनातन धर्म से उलझन है। सनातन धर्म को ही खत्म करने की योजना बना ली इन्होंने धीरे धीरे, और उसको बड़े षड्यंत्र के रूप में उत्तर प्रदेश से सनातन धर्म को समाप्ति की तरफ ले जाने की योजना बनाई। क्या तरीका अपनाया इन्होंने? संस्कृत विद्यालय, हम लोगों ने तो 375 के करीब संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिया था उत्तर प्रदेश में, जो कि गैर सरकारी थे। इन्होंने वो तो बंद कर ही दिया। जो सरकारी संस्कृत विद्यालय थे, महाविद्यालय थे और जो स्कूल थे, उनको भी इन्होंने बंद कराने का काम धीरे धीरे कर दिया है। और इन्होंने 1500 जो संस्कृत विद्यालय थे उसमें पैसा न दे करके, जो सरकारी थे अध्यापक न दे करके, वहां 500 पे पहुंचाने का काम कर दिया। 500 जो महाविद्यालय थे उनको 100 पे लाने का काम कर दिया। ये इनकी सोच इस तरह की है कि जब यहाँ पर टीचर नहीं होंगे, पढ़ाने वाले नहीं होंगे, अध्यापक नहीं होंगे, तो पाठ पढ़ने वाले कहां से होंगे? और जब पढ़ने वाले नहीं, विद्यार्थी नहीं होंगे, तो जब संस्कृत पढ़ने वाले नहीं होंगे तो कौन वेद पढ़ेगा, कौन पुराण पढ़ेगा? आगे चल करके वेद पाठी, पुराण पढ़ने वाले ये सब समाप्त हो जाएंगे, तो अपने आप सनातन धर्म भी समाप्त हो जाएगा। इनकी इस तरह की, इसीलिए तो मंदिरों में कब्जा हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों के पुजारियों की हत्याएं हो रही है, एक एक करके मंदिरों पे उसमें अधिग्रहण करने की योजना बन रही है। चाहे वो जो भी मंदिर हो, पुराने से पुराने मंदिर, हजारों साल पुराने मंदिर, उनके इर्द गिर्द में जितने भी लोग थे उनको निकाल के, बाहर करके, तोड़ फोड़ करके उनको पर्यटक स्थल में बदलने का काम हो रहा है। चाहे वाराणसी हो और चाहे आप वहां पर चले जाइए, विंध्याचल में चले जाइए, सब तोड़ करके लोगों को सड़क में ले आए। जो गरीब लोग वहां सैकड़ों वर्षों से उनके परिवार के लोग काम करते थे, दुकानें चलाते थे, आज वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इन्होंने पर्यटक स्थल बना रहे। तो ये सनातन धर्म को खत्म करके मठ वालों को इन मंदिरों के कब्जा करने के लिए योजना जो उनकी चल रही है, वो उसके तहत में सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है। मठ के लोग जाकर के मंदिरों में कब्जा कर रहे हैं, वहां के पुजारियों को मंदिरों से निकाल करके, बाहर करके, और कहते हैं कि हमको वहीं से सीधे भेजा गया है, अब उस मंदिर पे हमारा कब्जा हो गया। और कब्जा करने का, इसलिए इन सब चीजों से इनसे सतर्क रहना है। विकास के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। बहन मायावती जी की याद करिए उनके कार्यकाल को, किस तरह से उन्होंने विकास की गंगा बहाई थी पूरे प्रदेश में। 5 साल की जब बहुमत की सरकार आई, उन्होंने पूरा प्रदेश अंधेरे में था। 6500 मेगावाट बिजली खाली बनती थी, उन्होंने उसको 13,500 मेगावाट पहुंचा करके इस प्रदेश को उजाले की तरफ ले जाने का काम किया था। नए कारखाने बनाए थे। बुंदेलखंड के लिए कितने योजनाएं बहन मायावती जी ने खाली बनाने का काम नहीं किया, उनको क्रियान्वयन करने का काम किया। इनकी तरह खाली पत्थर लगाने का काम बहन मायावती जी नहीं करती। 29,500
गांव उत्तर प्रदेश के जो अंबेडकर ग्राम के नाम से जाने जाते हैं, उनका समग्र विकास बहन मायावती जी ने करने का काम किया। 29,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया, 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाए, 1 दर्जन से ज्यादा उन्होंने यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। इसके साथ साथ में हर जिले में जो दलित समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं और जो अन्य लोग हैं, उनके लिए खास तौर से योजनाएं बनाई और बनाने का काम किया। उनके लिए उन्होंने हॉस्टल बनाए, पढ़ने लिखने की योजनाएं बनाई, लड़कियों के लिए योजना बनाई, महिलाओं के जो प्रमुख महिला है घर की, उसके हाथ में 400 रुपए महीना के हिसाब से हर महीने पहुंचने की योजना बनाई। गरीब लड़की अगर पैदा होती, गरीब परिवार लड़की पैदा होती है तो 1 लाख रुपया उसके खाते में जमा हो, इसकी योजना बनाने का काम के साथ साथ में उन्होंने गरीबों को मुफ्त मकान देने की भी योजना बनाई। मानवर काशी राम जी के नाम से उन्होंने मुफ्त दो कमरे के मकान देने का काम किया। ये तो गरीबों की झोपड़ियों में जाते हैं, खाना खाने दिखावे के लिए मीडिया को लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, तस्वीर खींच लो। खाना भी अपने साथ में खुद ले जाते हैं, पहले से खाना पहुंच जाता है, उस घर में बर्तन इनके पहुंच जाते हैं, तब ये खाना खाते हैं वहां बैठ करके और तस्वीर खिंचाते हैं कि देखो हम दलित के घर आए हैं, हम खाना खा रहे हैं और हम इनका कितने इनके शुभ चिंतक हैं। बहन मायावती जी इस तरह का नाटक नहीं करती, इस तरह का ढोंग नहीं करती है। बहन मायावती जी चाहे वो दलित परिवार के गरीब लोग हों, चाहे अन्य समाज के हों, उनको झोपड़ी से निकाल करके उनको पक्के 2-2 कमरे के मकान देने की योजना बहन मायावती जी ने बनाई। और एक को नहीं, उन्होंने 20 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को मकान देने का काम उत्तर प्रदेश में किया। 80 लाख से ज्यादा जो मकान बन रहे थे उसको बंद करने का, उसका काम बंद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको रोकने का काम किया। बहन मायावती जी ने 23 नए जिले बनाए, उत्तर प्रदेश में 23 नए जिले और 7 मंडल बहन मायावती जी की देन है जो उन्होंने नए बनाने का काम किया। जब जिला बनता है, मंडल बनता है, तो सभी को मालूम है कि उस जिले का समग्र विकास होता है, उस जिले की हर सुविधा देनी पड़ती है। बहन मायावती जी ने 23 जिले दे करके एक इतिहास बनाने का काम किया, नए मंडल बना करके एक सुचारू रूप से वहां पर लोगों के पास सरकार की जो योजनाएं हैं पहुंच सके, उसके लिए उन्होंने बनाने का काम किया। इसलिए भाइयों, इनका असली चेहरा पहचानिए, इनके जो मुखौटा है उसको पहचानिए। कह दीजिए इनसे, अब आपके बीच में फिर आएंगे, फिर झूठे वादे करेंगे, फिर अपना चेहरा दिखाएंगे, फिर डराने का भी काम करेंगे, फिर धमकाने का भी काम करेंगे, बुलडोजर भी दिखाने का काम करेंगे, दहशत फैलाने का भी काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी करवाने का काम करेंगे, तरह तरह के जुमले बोलने का काम करेंगे कि लोग भड़क जाएं। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता पूरा सावधान है और पूरा उसने मन बना लिया है कि तुम कुछ भी कर लो, अब झूठे वादे नहीं चलने वाले हैं। अब अगर भविष्य हमें अपने प्रदेश की महिलाओं का देखना है, किसानों का देखना है, बेरोजगारों का देखना है, यहाँ के जो हमारे रोजगार करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनका अगर भविष्य देखना है, किसानों का देखना है, सबका देखना है, तो फिर अब की बार इनको हमें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश से बाहर भेजना पड़ेगा। और चाहे इसके लिए हम लोगों को उनको ले जा करके उत्तराखंड तक क्यों ना छोड़ना पड़े, लेकिन बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। और इसका संकल्प आपको लेना होगा। 1 हफ्ता बचा, 1 हफ्ते के बाद अभी चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद आपके पास कुछ समय नहीं बचेगा। उसके अगर इस बीच में आपने अपनी पूरी ताकत नहीं लगा दी, आपने अपनी पूरी मेहनत नहीं कर दी, तो फिर पछताते रहेंगे। फिर उसी तरीके से पर्चे आउट होंगे, पर्चे लीक होंगे, कभी लेखपाल के इम्तिहान के, कभी पुलिस इंस्पेक्टर के इम्तिहान के, कभी टीईटी के, कभी डीएड के, और लाखों करोड़ रुपए उसमें आपसे वो ले लेंगे। और फिर टीचर लोग आंदोलन करेंगे, अध्यापक लोग करेंगे और लाठियां खाएंगे, डंडे खाएंगे, जिस तरह से अभी 6 महीने पहले हुआ। आपने देखा किस तरह से वित्त विहीन अध्यापक लोग जो थे, उनसे इन्होंने वादा किया था कि आप हमको वोट दे दीजिए, और वोट देने के बाद हम आपको जो है आपका हम सम्मान दे, जो है आपको पैसा देने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
5 साल जब निकलने वाले थे तो वो लखनऊ चले गए, उन्होंने वहां जाके आंदोलन किया, विधानसभा को घेरने का काम किया। उसके बाद उनको क्या मिला? ठीक उसी प्रकार से जैसे किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद करके 4 किसानों को मार दिया, 700 किसान शहीद हो गए, 3 काले कानून को वापस कराने के लिए ठीक उसी प्रकार से इन्होंने अध्यापकों के ऊपर भी लाठी डंडा और उन्होंने सर फोड़ने का काम किया। एक महिला ने जब अपना सर मुड़ा करके और विधानसभा के सामने सर मुड़ा लिया उन्हीं अध्यापिकाओं से, तो मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई तुमने सर क्यों मुड़ाया? तो उसने जवाब दिया, उसने कहा हम इनका आज सामूहिक रूप से इस सरकार का हम अंत्योष्टि घोषित कर रहे हैं, इसलिए हमने सर मुड़ाया। लेकिन इतना नाराज हो गए, इतना खफा हो गए हमारे प्रदेश के मुखिया इस बयान को सुन करके कि अगले दिन क्या बोले कि ये अध्यापक जिनके ऊपर लाठियां पड़ी, जिनके सर फोड़े गए, जो सर मुड़ा रहे हैं, तो इन्होंने ये इसी के लायक है। और क्यों इस लायक है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे, पिछले जन्म में इन्होंने बहुत ही गंभीर दुष्कर्म किए थे, और जिन्होंने दुष्कर्म किए थे, पाप किए थे, वही इस जन्म में अध्यापक बनेंगे। और इसीलिए इनका ये हालत हो रही है। इनकी हालत ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी सोच, वो भी अध्यापकों के बारे में जो कि हमको पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाया लिखाया, उनके बारे में इस तरह की सोच ये कोई और नहीं कर सकता, खाली इन्हीं लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। बहन मायावती जी के पास उन लोगों को हम लेकर के गए थे, उसके बाद हमारे पास आए, हम उनके पास गए, उन्होंने उनकी बात सुनी, उनको बहुत अफसोस हुआ उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा आने दीजिए हमारी सरकार को, मैं तो खुद अध्यापक रही हूँ, राजनीति में आने के पहले मैं अध्यापक थी, तो मुझे मालूम है कि अध्यापकों की क्या परेशानियां होती हैं और कैसे उनका सम्मान होना चाहिए, और इस तरह की बात को कभी सोची भी नहीं जा सकती। उन्होंने वादा किया हमारी सरकार आने दीजिए, आते ही हमारी सरकार बनने के बाद हम आपकी जितनी भी ये समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। इसलिए भाइयों, इन सब बातों को ध्यान में रख करके, जैसा श्री नकुल दुबे जी ने कहा, यहीं पर मत छोड़ जाइएगा, अपने साथ ले जाइए, अपने साथियों के बीच में कहिए, उनको बताने का काम करिए और बताइए कि अगर आप चूक गए, अब की बात रह गए, तो फिर दोबारा पछताने का समय भी नहीं मिलेगा और उसका मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको फिर कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर ये 5 साल फिर दोबारा से वापस आ गए, तो ये संविधान, ये वो लोग हैं जो संविधान को फाड़ने का, संविधान संशोधन को फड़वाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जब रिजर्वेशन का बिल आया था तो करवाने का काम, ये वो लोग हैं। इनका असली चेहरा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, लोगों को भी ध्यान दिलाने की जरूरत है। लेकिन अपनी बात समाप्त करने के पहले हम ये जरूर चाहेंगे कि एक बार अगर आप हमारे साथ में, हमारे साथियों ने जो बातें आपसे कही, पूर्व वक्ताओं ने कही, उनमें हमारे साथ में, और आपने ये निश्चय कर लिया है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग जहां जहां भी चुनाव लड़ेंगे, उसमें आप हाथी के निशान पर अपनी मोहर लगा करके उनको जिताने का काम करेंगे। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस संकल्प को आप जरूर हमारे साथ में दोहराइएगा कि अब की बात हम लोग बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप खड़े होकर के एक बार अपने दोनों हाथ उठा करके हमको इशारा करने का काम करिए, हम भी समझ पाएंगे कि आप हमारे साथ में, आपने जिस तरह से हाथ उठा करके हम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया है और ये संदेशा दे दिया है कि आने वाले वर्ष में जो एक दिन बाद आ रहा है वो आपका साल होगा, बहुजन समाज पार्टी होगी, बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।